हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन विद रविंदर। आज हम लोग बात करेंगे केसीटी 2026 केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं केसीटी 2026 में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल को अगर कन्वर्ट करना है हमें एल्डिहाइड में, तो इनमें से कौन सा रिएजेंट लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अल्कलीन KMnO4 लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, फर्दर हमें RCA डबल बॉन्ड OH दे देगा। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा हमें, तो ये तो नहीं होगा। अगर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड लेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी नहीं होगा। NaC2H5OH ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास PCC। PCC क्या करेगा, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसे चेंज करेगा एल्डिहाइड में। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये चेंज करेगा हमारा कीटोन में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई एल्कीन लेते हैं, आप मुझे बताना, अगर हम यहाँ पर हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, अब आप मुझे बताना कि इसमें अगर हम अल्कलीन KMnO4 और एसिडिक KMnO4 देंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इट कंटेन्स, अगर हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी, ये हो गया हमारे पास डाईहाइड्रिक, तो एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक और लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, एक कनेक्टिविटी है तो ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री, एक कनेक्टिविटी है, ये यहाँ पर 2 की कनेक्टिविटी है तो ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्राइमरी और एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। द करेक्ट आईपेक नेम ऑफ CH3CCH3 2O C2H5। तो हमारे पास है CH3OC2H5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, और इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल एक ही ऑप्शन में है, प्रोपेन और 2 इथॉक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करें, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन कहा गया है यहाँ पर। अगर एल्कीन है ये, तो ये क्या होना चाहिए था, C4H8, H10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो 1 मिनट इसका करेक्ट देखने दीजिए क्या है क्वेश्चन में। हाँ, ये हमें दिया गया है C3H6। ठीक है, C3H6 है, तो ये हमारे पास CnH2n है, मतलब एक एल्कीन है। एल्कीन का अगर हम C2H6, तो ये क्या बनेगा, इसका आइसोमर्स एक ही होगा ये, और तो कोई इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये है हमारे पास
C3 है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर इसका हाइड्रोपोरेशन करना है, तो हाइड्रोपोरेशन एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, तो ये हमारा बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब फिर क्या कहा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है हमें CrO3 के साथ, ये हमारा P मिल गया प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर दिए तो क्या बनेगा, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया जो कि Q हो गया। उसके बाद इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करना है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, MgBr के पास डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा नेगेटिव क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोनिल का ये सेंटर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर कार्बोनिल में अटैक करेगा, तो हमारे पास और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, तो O- यहाँ पर हमारा CH3 अटैक कर दिया और हाइड्रोजन। डेल्टा पॉजिटिव MgBr, तो ये हमारा यहाँ पर MgBr, ठीक है। इसके बाद फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O+ के साथ, तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन को ले लेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट R आ गया, तो ये हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो पूछा गया था PQR, P हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, यहाँ पर है और यहाँ पर है। Q हमारे पास एसिड नहीं एल्डिहाइड था, और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अगर इतना रिएक्शन नहीं करते, हम रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तक कैसे बन पहुँचते अगर हम रिएक्शन ना करते। यहाँ पर हमारे पास C3H6 है, तो हमारे पास 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, पहले ये गलत हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ दे देगा, एंटी मार्कोनिक, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, तो ये भी खत्म, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन में होगा, CrO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ये क्या करता है, एल्डिहाइड तक ही, तो ये हमारा एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट रहेगा, ना कि इस पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, P, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है कार्बोनिल का रिएक्शन करना है NH2OH के साथ, क्या प्रोडक्ट देगा, RNH2 के साथ, ROH के साथ और HCl के साथ, ठीक है। तो हमारे पास NH2OH है, अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, अगर हम NH2OH का रिएक्शन कराएंगे, NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरह से रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ठीक है। हमारे पास क्या रह जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो NOH, ठीक है, और इसके हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। तो A का हमारे पास 2 आ जाएगा, A का 2 एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन है एसीटोफिनॉन और OH माइनस के साथ 293 के। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और हमारे पास एसीटोफिनॉन है। ठीक है, बेस है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर अटैक होगा। अटैक किस तरह से होगा, ये ग्रुप इस तरह गया यहाँ पर और ये अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड हमारा ये जाके यहाँ अटैक करेगा। यहाँ पर O माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O और PH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हीट भी है, तो हमारे पास आ जाएगा ये हाइड्रोजन हमारा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होके OH आ जाएगा, फिर फर्दर H का रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो हमारे पास डबल बॉन्ड CH PH, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये C भी होगा, ये कार्बोनिल वाला, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O PH, ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये है। अब इसको और कौन से तरीके से हम लोग कर सकते थे, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते थे बिना मैकेनिज्म के, वो देखते हैं। जब हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन हमारा एल्डोल है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमें पता चल गया एल्डोल है, तो एल्डोल में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी, एल्डोल की बात कर रहा हूँ, एल्डोल की बात जब करूँ बीटा हाइड्रोक्सी मिलेगा। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं हीट देके, तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हीट दिया हुआ था, यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो बन रहा है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं है, 2 pH थे हमारे पास, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये प्रोडक्ट हो सकता था, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड पे जब हमें पता है अटैक होगा, तो ये ग्रुप तो यहाँ लग नहीं सकता था, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचा कि हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पर, तो डायरेक्ट बिना बनाए हमें ये ऑप्शन क्लिक कर देना था। ठीक है, तो जब एग्जाम में आपको लगे कि आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओ, अगर आप फंसते हो तो मैकेनिज्म से जाओ, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में। अब यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फेनॉल। ठीक है, हमारे पास फेनॉल है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो क्या चेंजेस आएगा,
दोनों में अभी तक ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ भी है ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पर भी। अब इसको अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ये इधर जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो। तो पहले मेरा चार्ज माइनस था, अभी भी चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर माइनस में है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर पहले ऑक्सीजन के ऊपर था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर था, अब कहाँ पर है, कार्बन के पास नेगेटिव आ गया। तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, ऑक्सीजन के पास होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा ज़्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से, ठीक है, ये कहानी है। लेकिन ये किस कारण से हो रहा है, क्या डायमर के कारण हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिल रही, तो ये भी नहीं होगा। मोर कोवलेंट नेचर के कारण, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा किस कारण से हो रहा है, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर इनके कॉन्जुगेट बेस जो बन रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द कंपाउंड दैट डज नॉट आंसर आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप देखना है। इथानल तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब आयोडोफॉर्म देंगे। इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, पर इसका पूरा फंक्शनल ग्रुप ही ये है तो ये नहीं देगा, ना कि ये, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट को। एसिडोफिनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O PH, तो यहाँ पर भी ये ग्रुप है तो एसिडोफिनॉल भी देगा, बाकी इथेनोइक एसिड नहीं देगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग acidic medium give significant amount of meta nitroalkene because, अगर हमें एनिलीन का नाइट्रेशन करना है, ये हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, इसका नाइट्रेशन करना है, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए ये दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। NH2 का क्या होता है ग्रुप, कैसा ग्रुप होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो मैंने ऑर्थो और पैरा बना दिया। पर ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि मेटा नाइट्रोएल्कीन भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन को लेके हमारे पास NH3 प्लस भी बनता है, जो कि कैसा है बिहेवियर शो करेगा, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होगा तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि होगा NH2 NO2, ठीक है। हमारे पास 51% पैरा मिलता है, 47% के आसपास मेटा और 2% हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, नहीं, अमीनो ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है।
इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलियम आयन। ये क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होने के कारण ये हमारा एनिलियम आयन बन जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइन एमाइन इन एक्वस फेस इज नॉट डिसाइडेड बाय। इनमें से किस फैक्टर के कारण हम लोग एनिलीन की C2H5NH2 हो गया, जो कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि CH3NH2, इनका ऑर्डर जो होता है बेसिसिटी का वो अलग आ जाता है। अगर हम लोग इथाइल के केस लेंगे तो 2 डिग्री, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ठीक है, वहीं मिथाइल के केस में हमारे पास 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, नहीं शायद 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास थ्री डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री होगा और ये 3 डिग्री, 1 डिग्री ये होगा। ऐसा केस आता है हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, सॉल्वेशन इफेक्ट लगता है और स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमारा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं। बेंजीन का हमने नाइट्रेशन कर दिया। नाइट्रेशन करने के बाद हमें प्रोडक्ट ए मिला। फिर उसका हम बता रहे हैं कि FeHCl के साथ रिएक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा NH2 हो जाएगा। ये हमारा बी प्रोडक्ट है। अब आगे क्या, इसका डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा N2+Cl-। ठीक है, अब फर्दर C2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, C2H5OH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होके मिलेगा हमारे पास CH3CHO प्लस बेंजीन। अगर इसका नॉर्मल मैकेनिज्म देखें तो क्या बनना चाहिए हमारे पास, C2H5 यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, C2H5O हमारा यहाँ अटैक कर देगा, ये ग्रुप N2 गैस यहाँ पर हमारी रिलीज होगी। ठीक है, फर्दर O का हाइड्रोजन इस तरफ रिमूव होगा, उसके बाद यहाँ कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और हमारा इस तरह से बन जाएगा प्रोडक्ट। जैसे ये हमारा है और ये एसिडिक हाइड्रोजन हमारा ये इस तरह से जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर और बेंजीन हमें साथ में प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इथेनॉल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। ये किस कारण से होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन इन
स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज मोर। अब हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है, एक सीधा वाई बना लीजिए, एक उल्टा वाई बना लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसी का हम लोग सीधा एक सीधा वाई बना लीजिए और ये एक और सीधा वाई बना लीजिए, ये हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? अब यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, तो इस कारण से स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है। अब इन दोनों के पास होगा रिपल्सन होने के कारण ये हमारा कम स्टेबल होता है। इस रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, सही बात है। नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा से एंटी स्ट्रेन बन रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार के एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ कोई भी स्ट्रेन नहीं है। यहाँ पर क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है, जिसके कारण से इक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल होता है, तो ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही था, दूसरा हमारा गलत था। अब यहाँ पर हमें क्यूप्रिक कार्बोनेट दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन दी गई है। नेचुरल सैंपल है और सिंथेटिक सैंपल है हमारे पास। एक चीज़ देखो, यहाँ पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये किस चीज़ को बताता है कि हमारे पास लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आया है। हमारे पास अब 2 मोल्स ऑफ इथीन है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इथीन है, तो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, यानी मतलब 28 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, वेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 56 ग्राम। कैसे, मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर मास। मोल हमारे पास 2 थे, वेट हमें नहीं पता, मोलर मास हमारे पास 28 था, तो x कितना आ गया हमारे पास 56 ग्राम, ठीक है। तो A का हमारे पास है 2, A का 2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब मोलर मास इक्वल टू 66 ग्राम और 1 ग्राम ऑफ H2 का निकालना है, ठीक है। टू मोल्स ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ H2 है, तो यहाँ पर हमारे पास मोल हमारे पास 2 है, ठीक है, ग्राम है, तो हमारे पास मोल निकाल लेते हैं। वेट है हमारे पास 1 ग्राम, मोलर मास है 2, तो मतलब हाफ मोल। हाफ मोल HTP पे कितना वॉल्यूम होगा, अगर 1 मोल पे होता है 22.4 लीटर, तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा, हाफ मोल पे कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास C का हो जाएगा 1, तो C का 1 हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। इससे बात नहीं बनी, हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अगर 1 मोल में हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, डबल, तो D का 3,
अब हम लोग मंजिल में पहुंच चुके हैं। डी का हो गया हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई। एक और मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर पीरियड और ग्रुप के साथ मिलाना है उनके एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो आर है। इसके लिए सबसे पहले हमें नोबल गैस की कन्फिग्रेशन याद कर लेनी चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। और यहाँ आपको, अगर आपको नहीं याद है तो आपको सिंपल याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। ठीक है, 2 हो गया, 2 में 8 ऐड कर दीजिए, 2 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 में अगर 8 ऐड करेंगे 18, फिर बस ऐड करते जाना है यहाँ पर, और 1 1 8। ठीक है, ये याद है आपको। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। ठीक है, 88 है हमारे पास, यहाँ पर 86 है, तो 6 के बाद कौन सी पीरियड चालू हो जाएगी, 7 पीरियड, तो यहाँ पर 7 पीरियड है। और ग्रुप कितना हो गया हमारे पास, 86 के बाद क्या आएगा, 87 और 88, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड, तो सेकेंड ग्रुप। ए का हो गया हमारे पास 4। ठीक है, ए का हमारे पास 4 दो जगह है। गैलियम 31, ठीक है, गैलियम। अब यहाँ पर क्लोजेस्ट क्या है, 36, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 36 माइनस 31, तो हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक है, 18 माइनस 5 कर लीजिए आप, यहाँ पर आ गया 13, तो ये ग्रुप 13 का है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप 13 आ गया। और 36 था, तो 36 कौन से पीरियड में है, तो 4th पीरियड में। ठीक है, टंगस्टन ऐसे भी याद रखता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्रोमोल वाला। ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। ठीक है, क्रोमोल वाला। तो डब्ल्यू है 74, तो कहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6th ग्रुप में। कैसे, 74 है, तो 74 क्लोजेस्ट किसका होगा, 86 के, तो 86 74 से माइनस कीजिए, टू, और यहाँ से 1, 18 माइनस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो 6 ग्रुप 6 पीरियड, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो बचा पैलेडिनम, ग्रुप 10 में आ जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा मैचिंग हो गया, ए का 4, बी का 1, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O और साथ में प्लस, तो ये हमारे पास sp हो गया। ठीक है, NO3 माइनस, तो N डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो 1 2 3 हो गया, तो मतलब sp2, और NH4 सब बॉन्ड है, फिल है, तो ये हो गया sp3, sp2 sp3। ठीक है, in which of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of property indicate against it। अब सबसे पहले हमने डाइपोल मोमेंट पूछा गया BF3 का, तो वो हमारे पास BF3 है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, इसका इधर की ओर, इसका इधर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये नीचे की ओर। ठीक है, तो ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास μ=0। तो यहाँ पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0, तो सबसे ज़्यादा तो होगा नहीं इसका, तो ये हमारे पास नहीं होगा। अब उसके बाद पूछा गया बॉन्ड एंगल, तो HgCl2 मतलब लीनियर है, मतलब सबसे ज़्यादा 180 डिग्री,
ठीक है। NH4 प्लस sp3 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। SF4 मतलब ये हमारा होना, इसको क्या चाहिए था, TBP होना है, इसे किस तरह चाहिए था, F इस तरह से होता क्या है, सीसा, और इसके कारण क्या होता है, ये बॉन्ड जो है इधर की ओर आ जाता है, तो ये हमारा सबसे कम होगा बॉन्ड एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट बी। द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, ये भी सही है। मतलब बॉन्ड लेंथ HI, H छोटा सा है, I बड़ा सा, तो ये क्या होंगे, बॉन्ड दूर दूर होंगे, तो बॉन्ड दूर दूर होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, तो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो ये भी सही है। तो हमारा B, C और D करेक्ट है। तो यहाँ क्या पूछा है, डज नॉट एग्री, तो हमारा A गलत है। With respect to resonance structure of CO3 2 minus ion, which of the following statement is correct? ठीक है, CO3 2 माइनस पूछा गया हमसे, तो CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, O माइनस O माइनस। ठीक है, यह फर्दर क्या कर सकता है, यह फर्दर हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह दिखाते हैं, डबल हेडेड एरो से, तो ये इस तरह से जाएगा यहाँ पर, फिर हमारे पास ये भी बॉन्ड जा सकता है, तो इस तरह से हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक का चेंज, यहाँ पर चेंज, और यहाँ पर चेंज। ठीक है, तो कितने थे, 2 बॉन्ड ऑर्डर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 1 2 3, तो 4/3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.33। ठीक है, अब आगे कहानी देखते हैं। ऑल CO बॉन्ड इन CO3 माइनस आर इक्विवेलेंट, सब बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, पहला सही है। देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही बात है। द पोजीशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन शुड चेंज इन एवरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, यह भी सही है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन शुड बी चेंज इन एवरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, तो ये हमारे पास गलत है। द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज -2, यहाँ पर देखो, कार्बन के पास वैलेंसी पूरी हो गई है, तो कार्बन के पास क्या होगा, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कार्बन के पास फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0, यहाँ पर होना चाहिए था 0, तो ये भी गलत है। हमारे पास सही क्या हो गया, A और B ओनली। ठीक है, in H2O2 each oxygen is assigned an oxidation number of -1, in RbO2 each oxygen is assigned an oxidation number of -1/2। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल है, लिथियम, सीजियम, ठीक है, लिथियम हमारा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारा बना देता है ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हमारे पास जब रिएक्शन करता है तो ये बना देता है पेरोक्साइड।
और जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये बना देते हैं हमारा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, मतलब O2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है H2O2 के पास -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए ऑक्सीजन के पास। तो +2 + 2x = 0, तो 2x = -2, x = -1। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। RbO2 मतलब हमारे पास O2 माइनस है, तो 2x = -1, x = -1/2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही है। यहाँ पर बोला गया कि स्टोक नोटेशन के अनुसार ये सही है कि गलत। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे Au का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बिल्कुल सही है। MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर +2 दी हुई, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो वो नहीं, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो A(C2O4) 2- है, B MnO4- है, C H+ के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से +6 है और यहाँ पर +4 है, 2 का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास +7 है और यहाँ पर +2 का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर गैप है +5 का और यहाँ पर गैप है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास A जो है 5 और ये हो हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 10, 5 × 2 10। अब हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमें, तो हमारे पास 20 और 8 28 हमारे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमें 28 ऑक्सीजन करने के लिए कितने होंगे? यहाँ पर 20 हमारे ऑक्सीजन हो गए, 8 और चाहिए तो 8 यहाँ पर ऑक्सीजन दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 16। तो ये हमारे पास हो गया 16H+। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? A और X पूछा गया था, A कौन सा था? अब ये हमें इरेज करके देखना पड़ेगा, A कौन सा था? A है और X पूछा गया है, ये Y दिख रहा है, ये शायद X होगा। हाँ, तो A हमारे पास 5 है और B हमारे पास, X हमारे पास 2 है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी KMnO4 का केस आए ना, तो एक ट्रिक आप याद रखना, बना 135। ठीक है, एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज होगा, न्यूट्रल में 3 का, बेसिक में 1 का। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सटेस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इनमें से कौन? डी ऑप्शन शायद मिस हो गया है, 1 मिनट, डी ऑप्शन देखना पड़ेगा। डी ऑप्शन में हमारे पास है Cr2O7 2-। ठीक है, ये है हमारे पास डी ऑप्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +6 +6 +6 और +7। ये तो भाई +7 है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +6 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन मोलिब्डेनम नीचे का ग्रुप हैवी, रेडियस ज़्यादा, तो लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हो जाएगा कौन सा? बी। तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे याद रख सकते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय रेडियस। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो।
मॉलिबेडनम की रेडियस ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम। ठीक है, अब हमारे पास है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज फ्लोराइड इज +4। ठीक है, बट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड इज +7। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इस कारण से फ्लोरीन पॉजेसेस डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। In covalent compound, fluorine can form single bond only while oxygen form double bond। ठीक है, ये है हमारे पास। तो MnO4 है, तो यहाँ पर फ्लोरीन हमेशा देखा जाए जनरली सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रोमियम 3+ का ऑक्सीडेशन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है आपको। तो क्रोमियम 3+ होता क्या है, 3d5 4s1 क्रोमियम का। 2+2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, d4, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं √n+2bm। ठीक है, तो 4 × 6 24, और ये नियर बाय किसका है, 25 का, तो 5 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 5 के आसपास का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, पाई एक्सेप्टर कार्बोनिल, पाई एक्सेप्टर है, सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के। लेकिन हमारे पास ऑक्सलेट जो है, ऑक्सलेट जो हमारे पास है, ये चिलेटिंग रिंग बनाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये सबसे चिलेटिंग रिंग बनाने के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सी। इस बार के नीट के पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताना ये कायरल है, ये आपका कायरल है कि ए कायरल है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताना कि Fe2H5 3- कायरल है कि नहीं। आपके पास ऑप्शन है ए कायरल, बी ए कायरल, और एक और ऑप्शन आपको देता हूँ, ऑप्टिकल। ए ऑप्शन में ऑप्टिकल एक्टिव है या बी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये भी आप साथ में बताना है। ठीक है, हाउ मेनी आयंस पर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया का होल 6 3+। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिसोसिएट होगा, तो कैसे डिसोसिएट होगा, CO अमोनिया 3 6+3Cl-। तो टोटल कितने आयन में टूटा, 3, 1 + 3 = 4। ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास MC बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, MC सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू ए वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमारे पास MC बॉन्ड है और साथ में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर है। अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है इस मेटल के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वैकेंट ऑर्बिटल में खींचेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है।
अब द MC pi bond is formed by the donation of paired electron from a field d orbital of the anti bonding of कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैचिंग करना है हमें कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री के साथ। 6 लिगेंड है यहाँ पर, तो ये सिंपल बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, NiCO4 ये हमारा बना देगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड NiCN4 तो ये स्क्वायर प्लानर, और हमारे पास FeCO5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब NiCN4 जब भी Ni का के साइड 2+ में और हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तो ये हमेशा बनाएगा स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अगर वही हमारे पास लिगेंड वीक है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पर अगर वीक है तो ये हमेशा बनाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, Cn था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या बना दिया स्क्वायर प्लानर, Cl वीक है तो बना दिया टेट्राहेड्रल। और इसमें आप याद रख सकते हो OTP। ठीक है, निकेल 2+ के केस में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ये हमारा पैरामैग्नेटिक होंगे, और पैरामैग्नेटिक होंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इनका मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 के आसपास आएगा लगभग। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए सेम ग्रुप का Pt हो या प्लैटिनम हो 2+ में, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, ठीक है, ये हमेशा बनाएगा आपका स्क्वायर प्लानर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये बताओ CO अमोनिया का होल 6 3+ ये आउटर ऑर्बिटल बनाएगा कि इनर बनाएगा, आप ये कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन है और उनकी डिफिशियंसी बतानी है आपको, तो B1 और B12। ठीक है, B12 से क्या होता है निमोनिया, ठीक है, एनीमिया, सॉरी एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा D का 2 एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी A से होता है हमारा रिटार्ड ग्रोथ, B1 से। यहाँ पर क्या है, ऑल सेक्राइड्स आर मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल, जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड है जो कि हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा हमारा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्फा अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन अमॉन्ग द फॉलोइंग। मिथ्योनिन इज ए एसेंशियल अमीनो एसिड, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि VIP, ठीक है, VIP है कोई, हॉल में TT, ठीक है, VIP हॉल में TT है। ठीक है, तो वैलिन है,
यहाँ पर एक चीज़ छूट गई हमारे पास, 1 मिनट। तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसको, वीआईपी हॉल में टीटी, हॉल में टीटी, ठीक है। वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, प्रोलिन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मिथ्योनिन भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ट्रिप्टोफैन भी है, ठीक है, टायरोसिन नहीं होता है। तो मिथ्योनिन हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन, ये हमारे पास ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के पास कायरल सेंटर ही नहीं है। ये कौन सा सेंटर है, ए कायरल सेंटर। अगर ए कायरल सेंटर है तो इसके पास इनन्सियोमर्स नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब हमारे पास है ग्लाई है, एलानिल है, ग्लूटामिन है, ठीक है। तो पूछा गया है कितने एमाइड लिंकेज होंगे, तो यहाँ पर कितने हैं, एक और एक, दो। तो 2 एमाइड लिंकेज होने चाहिए, ना कि एक। ये बिल्कुल गलत है। डी में क्या है, ज्यूटर आयन ऑफ वैलिन एग्जिट एम्फोट्रिक बिहेवियर। जितने भी ज्यूटर आयन होते हैं वो प्लस और माइनस दिखाते हैं, प्लस और माइनस। तो वो क्या होंगे, जैसे NH3 प्लस माइनस H और CH3। तो ये न्यूट्रल स्पेसिस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है फेनॉल। फेनॉल क्या देता है, न्यूट्रल फेरिक अमोनियम फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। एनिलीन एजोडाइट टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल सेरिक अमोनियम टेस्ट, और एल्डिहाइड क्या देगा, टॉलेंस टेस्ट। इस हिसाब से हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का हमारे पास 3 है, 2 ऑप्शन में है, बी का 2, सी का हमें देखना है सिर्फ। सी का हो जाएगा हमारे पास 4, सी का हमारे पास है 4। 1 मिनट, हाँ। तो हमारे पास सी का हो जाएगा 4, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई सॉल्ट है, उससे हम ट्रीट कर रहे हैं कॉन्क H2SO4 के साथ, तो हमें रेडिश ब्राउन गैस मिल रही है, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन गैस कौन सी मिलती है, ब्रोमीन ही होगी, क्योंकि हैलोजन ग्रुप की ब्रोमीन जो होती है वो रेडिश ब्राउन गैस देती है। और Ba जो है वो रिएक्शन कर रहा है AgNO3 के साथ, तो ये हमारा क्या बना देगा, AgBr की PPT मिल जाएगी हमें यहाँ पर पेल येलो कलर की, तो Br माइनस हो जाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन पूछा गया है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं कि क्या है, लैम्डा इक्वल टू H/P। P क्या होता है, मोमेंटम, तो H/mv, ठीक है। और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। मास है, वेलोसिटी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है, रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिट को बताता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, बिल्कुल, ठीक है। साई स्क्वायर, साई और साई स्क्वायर ये क्या होते हैं हमारे, जीरो होते हैं, ना कि नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी गलत है। और साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है, तो ये गलत है। तो सेकेंड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो अप्रोचेज जीरो, ये कौन सा लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
अगर स्पॉन्टिनिटी ऑफ ए रिएक्शन, क्या TDS ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TDS। अगर TDS ज़्यादा है तो ये नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ओवरऑल, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, नहीं, बिल्कुल गलत है। स्टेट फंक्शन होते हैं तो चेंजेस कहाँ होंगे। इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी स्टेट फंक्शन, बिल्कुल सही है। और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। और वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, ये हमारे पास पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, NCV T2 माइनस T1, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से एक और क्वेश्चन है हमारा। ए गैस कैन बी टेकन फ्रॉम A to B वाया 2 डिफरेंट पाथ, ACB, मतलब हमारा AC और B पाथ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। एंड ADB, मतलब ADB, उसके बाद इधर से इधर की ओर, ठीक है। जब हमारा सिस्टम ACB की ओर चला तो हमारे पास थी हीट इनटू द सिस्टम, मतलब पॉजिटिव 60 जूल, और वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन हुआ था हमारा -30 जूल, ठीक है। अब पूछा गया है कि ADB में कितना हीट यूज हुआ होगा जब हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, यहाँ पर हुआ है -10 जूल, और हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, हीट मेरी पॉजिटिव कितनी है। तो यहाँ से सबसे पहले इंटरनल एनर्जी निकलेंगे, तो Q प्लस W, क्योंकि पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, U इक्वल टू Q, तो 60 माइनस 30, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर लगाएंगे सेम फार्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमारे पास Q कितना है 30, Q निकालना है, ये है हमारे पास -10, तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा 14 जूल, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 से 2 अमोनिया गया, ठीक है। व्हेन पार्शियल प्रेशर हमारा दे दिया गया है, Kp की वैल्यू दे दी गई है 1.44 और Kc की वैल्यू पूछी गई है। तो Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू R⁴ΔNg, ठीक है। यहाँ पर Kc की वैल्यू पूछी गई, तो Kp बाय R⁴ΔNg इक्वल टू Kc, ये हमारा निकालना है। Kp की वैल्यू दे दी गई है 1.44 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, मोल लीटर में बताना है, और यहाँ पर ΔNg की वैल्यू है 2 - 4 इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा R⁻², ठीक है। और ये पूरा पार्शियल प्रेशर हम लोग किस में लेते हैं, ATM में कहानी होती है, ATM में। तो R की वैल्यू ATM में कितनी होती है 0.082, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू T है हमारे पास 273 ऐड हो जाएगा केल्विन के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा 773⁻², ठीक है। ये हो जाएगा हमारा
आंसर। तो 1 पॉइंट, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या हमें इतना करने की ज़रूरत थी? इतना टाइम लगाने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। तो और क्या कर सकते थे हम लोग? एक काम हम लोग कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या आंसर आ रहा था? अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ रहा था तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं था। कुछ ना कुछ कम टाइम के लिए वो लोग क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। जब भी हम लोग केपी और केसी के बीच में रिलेशन लेते हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, 773 केल्विन। पहला हिंट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये ऑप्शन कट गया था, ठीक है, ए ऑप्शन कट गया था। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ रही हमारे पास? 2 - 4 = -2। सेकेंड हिंट -2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब एक और ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब फाइनल, ये पार्शियल प्रेशर जब भी हम लोग लेते हैं, किस में लेते हैं? एटीएम में, ना कि जूल में, ठीक है। एटीएम में लेते हैं तो एटीएम में वैल्यू कितनी होती है आर की? 0.082, ठीक है। एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये होती है हमारी यूनिट। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया? 0.082। तो डी यहाँ से हमारा बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया, ठीक है। एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये किन किन बातों पे हमारा A3B, अमाउंट ऑफ A3B डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर पे एलोन नहीं, प्रेशर एलोन नहीं, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कैटलिस्ट पे करेगा? नहीं, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आप मुझे कमेंट में बताना, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ तो ली चाटलियर प्रिंसिपल के अनुसार मेरा रिएक्शन किधर की ओर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा? ए ऑप्शन आपके पास है फॉरवर्ड की तरफ, बी ऑप्शन है बैकवर्ड की तरफ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जीरो 0.15 मोल pyridinium chloride has been added to 500 centimeter cube of 0.2 m pyridine solution. Assume there is no change in volume upon mixing the pH of resulting solution। मतलब कि हमारे पास कोई रिएक्शन था, बीकर में कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमारा पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 500 ml है, मतलब हमारे पास 0.5 लीटर है, ठीक है। अब इसी में हमारे पास 0.2 m pyridine भी है। अब इसमें कहा जा रहा है अगर हम इसमें ऐड कर दें 0.15 मोल, ठीक है, pyridinium क्लोराइड, ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास सॉल्ट है। तो क्या होगा? पीएच क्या हो गई? तो सबसे पहले हमारे पास मोल चाहिए हमें, ठीक है। तो 0.15 मोल है हमारे पास, ठीक है। और सॉल्यूशन बोल रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम में, जो 500 ml था 500 ही, तो 0.5, तो मतलब हमारे पास 0.3 मोलरिटी का क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। तो मतलब मेरा रिएक्शन किसके पास साथ हो रहा है? बेस और सॉल्ट के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बेसिक बफर। और बेसिक बफर का फार्मूला क्या होता है आप बताना? पी एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग
सॉल्ट POH लेंगे ना यहाँ, सॉल्ट बाय बेस, ठीक है। तो POH हमारे पास कितना हो गया, KB की वैल्यू है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ के आसपास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ KB, तो log ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁹, तो log A प्लस B लगाएंगे, तो log 1.5 प्लस log 10⁻⁹, तो ये हमारे आ जाएगा log 1.5 -9। log 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010, तो log 2 की वैल्यू इससे कम होगी, log 2 1.5 है तो मतलब वैल्यू कम होगी, 0.30 से थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0.28 के आसपास ले लेते हैं, तो -9 मतलब 8.82 के आसपास। नहीं 7-8 के आसपास, ठीक है, 7-2, ठीक है। तो 8 माइनस में इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इतनी वैल्यू ये नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी 28 और कम जाएगी, 5 है तो और कम जाएगी वैल्यू, तो 0.18 के आसपास आएगी, तो ये 0.82 के आसपास आएगी वैल्यू, -8.82 के आसपास वैल्यू आएगी हमारी। 1 मिनट, तो हमारे पास 8.82 के पास आ गया। अगर इसको हम माइनस ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -log ऑफ KB, मतलब PKB, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 8.82 के आसपास, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 8.82 के आसपास, प्लस log सॉल्ट की कितनी आई थी हमारी कंसंट्रेशन 0.3, और बेस की हमारी देख रखी थी, बेस की हमारे पास कितनी थी 0.2 के आसपास, 0.2 के आसपास। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, POH इक्वल टू 8.82 प्लस log 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 3/2, मतलब 0.47 माइनस 0.3010, तो ये आ जाएगा 0.17 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 0.17 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 8.765 के आसपास, ठीक है। और pH इतना हो जाएगा 14 माइनस 8.65, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी लगभग 5 के आसपास, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन था हमारे पास 5 के आसपास, एक ही ऑप्शन है ये, ठीक है। Which of the following correct with respect to the property mentioned against it? ऑस्मोटिक प्रेशर है 298 की, NaCl अगर डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर कितने हो गए, × 2 होना चाहिए था,
यहाँ 1, तो ये वैल्यू तो ज़्यादा होगी, ये कम, तो ये तो गलत है। पीपीएम की कंसंट्रेशन की यूनिट पीपीएम बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा होगी नहीं, तो ये वैल्यू भी गलत है। डेल्टा टीबी यूरिया और NaCl सेम यहाँ पर डिसोसिएट होंगे दो, तो यहाँ पर ये भी गलत है। प्योर साल्ट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा साल्ट से, क्यों? वाटर इसमें साल्ट देंगे तो यहाँ पर वेपर प्रेशर, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया क्वेश्चन है। एक मिनट, सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास हेनरी लॉ है, ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या होता है? ये सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KH इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन, और हेनरी लॉ होता है ये हेनरी लॉ, और आउटपुट क्या होता है? P इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल मोलर प्रेशर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कोलरैस लॉ, ये रहा हमारे पास। तो ए का हमारे पास 2 है, बी का 1, सी का हमारे पास 4 होगा, सी का 4 हमारे पास यहाँ है, तो ये करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। जीरो 0.0106 ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और पूछा हमसे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फेंटो फैक्टर आई की वैल्यू, ठीक है, 1 kg वाटर में, और हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया है 205 और 0.197। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आई की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू, वेट एक मिनट वेट कीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट स्ट्रेंथ बोली है, तो ये ना लगा के हम डायरेक्ट, क्योंकि केबी की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये ना लगा के हम आई इक्वल टू लगा देंगे ओ सी। अब ये ओ सी क्या है? ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्जर्व हमारे पास कितना है? 0.0205 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड हमारे पास कितना है? 0.0197। तो ये लगभग 1 के आसपास मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि वेंट ऑफ फैक्टर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 के आसपास वैल्यू हमारे पास ये है, और हमारे पास ये भी नहीं होगा ये। अब आगे की हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्लोज दिया हुआ है। अगर आई की वैल्यू यहाँ पर 1 पॉइंट, डिग्री डिसोसिएशन कभी भी वैल्यू 1 नहीं होती, हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो सकता था, ठीक है। तो 1 डिसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा? केबी की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, तो आई इक्वल टू लगा लेंगे हम लोग 1 + n-1 अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा कितना था? 1.041, ये 1,
और यहाँ पर हमारे पास 2 - 1 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.041 इक्वल टू अल्फ़ा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। The relative lowering pressure produced by dissolving 18 ग्राम of urea molar mass 16 ग्राम। ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एन सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, 18 ग्राम यूरिया, मोलर मास 16 है, 18/16 प्लस 18/16 प्लस 100/18। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 × 13 3 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस ये हो जाएगा 5.55। ठीक है। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 5.85। ठीक है। अब इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक है। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 3/6 इंटू 10⁻⁻1, 1/2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। वैसा ऑप्शन कहाँ है, 5 इंटू 10⁻², ये रहा। ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ का एक क्वेश्चन है। ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, और 16 ग्राम ऑफ O2 गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड अंडर एसटीपी कंडीशन। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन एट एनोड, ये आप मुझे बताओ। तो ये क्या होगी, 2H2O लिक्विड है। ठीक है। ये बना देगा हमारा O2 प्लस 4H प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन साथ में, 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे (4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2। ठीक है। तो जितने ऑक्सीजन है उससे डबल O2 बन रही है। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ H2, जितने हमारे पास H2 के मोल्स हैं वो 2 गुना मोल्स ऑफ O2 होंगे। और मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, 32 16/32, हाफ मोल, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 मोल मतलब 1 मोल। 1 मोल H2 है। 1 मोल H2 में कितने लीटर होता है एसटीपी पे, 2.4 लीटर। ठीक है। इस तरह से करना था आपको। लैम्डा नॉट m NH4 इज इक्वल टू, यहाँ पर NH4OH चाहिए, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर NH4Cl है, तो ये माइनस होके NH4 और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो NH4 और OH एडिशन करके NH4OH बना देगा, और यहाँ NaCl मिल जाएगा हमें। ठीक है। और NaCl और NaCl माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Mn2 + 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की 1.18।
और Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन से Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये दे दी गई है और पूछा गया है कि 3Mn2 प्लस Mn प्लस 2Mn3 प्लस की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अगर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Mn2 प्लस, तो Mn2 प्लस को चेंज करना पड़ेगा, किधर साइड लेके आना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को। ठीक है, और यहाँ पर हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 2Mn3 प्लस Mn2 प्लस से बन रहा है हमारा 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1.51, और यहाँ पर हमारे पास है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और वैल्यू आ रही है Mn की, ई नॉट की वैल्यू आ रही है -1.1। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3Mn2 प्लस, ठीक है, से Mn प्लस 2Mn3 प्लस, और ई नोट आ जाएगा हमारे पास ई लेफ्ट प्लस ई राइट। लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, यहाँ पर, तो -1.51। ठीक है, राइट पे क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, तो -1.1, तो इनको एडिशन करके क्या आएगा, -2.69, तो माइनस के साथ, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये भी कट गया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, conductivity of centimolar solution of KCl of 298 K is 0.21 ये, एंड सेल कंटेनिंग सेल कांस्टेंट पूछा गया है। तो कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, बटा R इंटू L/A। ठीक है, तो K इंटू R इक्वल टू L/A, तो K हमारा दे दिया गया है 0.021 इंटू 60। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है डबल का, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की कंसंट्रेशन एट टाइम t की बात की जाए तो ये होता है e⁻k0t। ठीक है, r वर्सेस t, और इसका ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। ठीक है, ct वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो ln r वर्सेस t, अगर ln r वर्सेस t की बात करें तो ln ct इक्वल टू हो जाएगा ln c0 माइनस k0t, और इसके ग्राफ की बात की जाए तो ln ct वर्सेस t, तो ये हमारे पास हो गया mx, और ये हमारे पास c, तो हमारा क्या है, स्लोप नेगेटिव स्लोप है, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, उसके बाद है लॉग टी वर्सेस, ये भी ग्राफ सेम आएगा इस तरह से,
लॉग आर वर्सेस टी का ग्राफ ही खींचेंगे तो। और अगर हम लॉग सी टी वर्सेस सी जीरो का ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा आ जाएगा के जीरो टी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आएगा लॉग सी टी वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ सी जीरो बोला है तो ये हमारे पास लॉग सी जीरो बनेगा। ये लॉग सी जीरो बाय सी टी अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास के जीरो टी। तो ये ग्राफ बनेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, लॉग सी जीरो वर्सेस टी का। ठीक है, तो लॉग सी जीरो वर्सेस आर का ग्राफ पूछा है तो ये अपवार्ड की तरफ स्लोप कर रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉग आर जीरो वर्सेस आर वर्सेस टी अपवार्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, नहीं ये क्या बन रहा है डाउनवर्ड, तो ये गलत है। एल एन आर वर्सेस टी विथ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। लॉग आर वर्सेस टी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप, सही बात है, तो हमारा सी गलत हो जाएगा। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये कहीं ना कहीं जेई में आए हुए क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन जेई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपसे केसीटी में पूछे गए हैं, तो आपको जेई के क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए केसीटी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से पूछे हुए हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी में और रेट कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, के इक्वल टू ए इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, और जब भी हमें एल एन के और के वन के थ्री पूछा जाए और ई वन की वैल्यू पूछी जाए तो हमें क्या करना है, ई ओवरऑल इक्वल टू यहाँ पर ई वन, बस इसको ई वन के प्लस के फॉर्म में लिख देना है, एल एन के फॉर्म में। आपको दोनों साइड लॉग ले लेना है, तो ई वन ई थ्री माइनस ई टू हो जाएगा। किस तरह से, अगर लॉग हमारे पास के वन के थ्री डिवाइडेड बाई के टू है तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग के वन प्लस लॉग के थ्री माइनस लॉग के टू। और यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास लॉग के और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई ए। ठीक है, लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, लॉग और ई के टर्म में बात की जाए तो ये हमारा आ गया। तो ई वन की वैल्यू कितनी दी है, 14 प्लस 15 माइनस 16। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 16 माइनस 15, तो ये हमारे ओवरऑल निकल के आएगी 50। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। For first order changes R to P, the concentration of reactant R changes from 0.1 to 0.025. The rate of reaction पूछा गया। सेम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं शायद जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक मिनट आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जेई मेन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जेई मेन से लिए गए हैं क्वेश्चन है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर टू पी, आर चेंजेस फॉर पी, आर से पी मेरा एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और आर है हमारे पास 0.1 और ये है हमारे पास 0, टाइम 0। अब कुछ देर हमारे पास टाइम बीता, 14 मिनट बीत गए। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन हमारी आ गई है
0.025 के आसपास। ठीक है, तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें रेट निकालना जरूरी होगा, रेट कांस्टेंट। तो हम रिलेशन जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय 8 टाइम टी पे कंसंट्रेशन। ठीक है, कि हमें निकालना है, ये हमारा 14 मिनट दिया हुआ है, लॉग 0.1 मतलब 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय कितना दिया गया है 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमारे पास है 25 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम आ जाएगा 10 टू द पावर -3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +3, तो 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसको लिख सकते हैं हम log 4, log 4 मतलब 2 log 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा तो log के टर्म में ये पीछे आ जाता है। ठीक है, 2 log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.30 तो इंटू 2 तो 0.60, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो k इक्वल टू आ गया हमारे पास 2.303 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारा आ गया रेट कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं सिंप्लीफाई करने से पहले, क्या हमारा इतने से काम से हो जाएगा, बिल्कुल 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम इसको 10 के टर्म में लिखेंगे, तो 2.3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10, तो इसको लिख सकते हैं हम 12/4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इतना आ गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 हमारी आ गई के की वैल्यू। ठीक है, 1 मिनट, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसने भी आंखें बंद कर ली है कि कितने क्वेश्चन रह गए, और अब देखो इसकी आंखें हम लोगों ने खोल दी। तो यहाँ पर हम लोगों ने के की वैल्यू निकाल दी थी, जो कि आई थी 3 इंटू 10 टू द पावर -2। अब उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इंटू ए, के की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना है -2, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 हमारे हो गया आंसर। तो 3 इंटू 10 टू द पावर जब भी ऑप्शन दूर दूर रहे या कॉमन रहे तो हम क्या करेंगे, एक अप्रॉक्स मेथड लेके चलेंगे, ना कि हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से क्या है, आपका टाइम जाता है। ठीक है, नहीं सेम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जेई से ही लिया गया है, जेई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो KCT के लिए जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वाई इंटू एक्स, ठीक है, अब x से y हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी है हमारे पास, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड। ठीक है, और ये है -135 और ये वैल्यू हमारे पास दी गई है -150 EB। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास EB -EF। ठीक है, और 1 मिनट,
इसको इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ मेरा क्या है, एक यहाँ और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ मेरी एक एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड की, और ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की, और ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी डेल्टा एच की, ठीक है। और डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच क्या होगा हमारे पास, फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू ई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो ये वैल्यू है -135 ई बैकवर्ड प्लस 155, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा एच जो कि है -135 के आसपास, और ये हमारी हो गई ई बैकवर्ड, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, और ये वैल्यू है हमारे पास ये फॉरवर्ड की, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या होगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, ठीक है, और ई बैकवर्ड पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच, तो ये हो जाएगा ई फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच। तो ई फॉरवर्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 है, और ये है हमारे पास -135, यह हो जाएगा 150 प्लस 135, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 285, ठीक है, इस तरह से। तो ये 285 हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। द इंटरमीडिएट इन हेट्रोपोलर रिएक्शन इज, अब हेट्रोपोलर रिएक्शन में क्या होता है, या तो होमोलिप्टिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिप्टिक क्लीवेज होगा। तो ए और बी है, ये देगा, तो ये क्या देगा हमारे पास कैटायन, ये हमारे पास मिलेगा एनायन प्लस कैटायन, ठीक है, दोनों मिलेंगे हमारे पास, बोथ कैटायन एंड एनायन।
Nitrogen in pyridine cannot be estimated by Jindal method. The nitrogen in pyridine changes to ammonium sulfate when heated with form H2SO4 in Jindal's method. ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिंडाल मेथड में क्या होता है, अगर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन एजो ग्रुप या फिर हमारे पास कोई साइक्लिक नाइट्रोजन या पिरिडीन ये ग्रुप हों तो ये जिंदाल मेथड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके कारण से अमोनियम सल्फेट नहीं बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन पिरिडीन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय जिंदाल मेथड, तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन इन पिरिडीन चेंजेस टू अमोनियम सल्फेट व्हेन हीटेड विथ फॉर्म H2SO4 इन जिंदाल मेथड, नहीं ये गलत है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो पहला ट्रू, दूसरा गलत। The number of chain isomers possible for the hydrocarbon of formula C5H12। तो हमारे पास जब भी आइसोमर पूछे तो हमें बॉन्ड फॉर्म में जाना है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में। 1 2 3 4 5, ये हमारा पहला हो गया आइसोमर्स। इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, और एक ये कर सकते हैं, तो और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 1 2 3 3 हमारे बनेंगे। द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H42, ये क्या हो जाएगा, इकोशेन। ठीक है, CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड कंपेयर टू CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्या होता है, लॉन पेयर के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण ठीक है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण CCl बॉन्ड कार्बन Cl का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो CCl बॉन्ड जो मिथाइल क्लोराइड में होगा लंबा होगा लेकिन वीक होगा, लॉन्गर एंड वीकर। ठीक है, कंपाउंड फ्रॉम विथ क्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजिली। एनिलीन, अगर एनिलीन का रिएक्शन हम करें, डाइजोटाइजेशन कर दे तो एनिलीन का NaNO2 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट। अगर इसका हम सैंडमेयर रिएक्शन कर दें तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन तो मिल जाएगा यहाँ से, तो ये देगा बेंजीन। बेंजीन में हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो कर नहीं सकते हैं, और हमारे पास फेनॉल भी है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है Cl2H अगर देंगे लुईस एसिड की कंडीशन में तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन दे देगा, पर फेनॉल के केस में हमें डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन नहीं मिल पाएगा। एक मिनट,
इसका आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो सी ही होना चाहिए। एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, फेनॉल होना चाहिए। एक रीज़न और लग रहा है कि फेनॉल का बॉन्ड, एक रीज़न मुझे और लग रहा है कि फेनॉल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे सोचूं कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जिसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है ये क्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन ना दे। एक होता है डॉ प्रोसेस, अगर NOH के साथ रिएक्शन कराएं O-Na+, तो यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है कि हमें क्लोरीन मिले। तो ये दो प्रोसेस मुझे याद आ रहे हैं, बाकी आप कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर फेनॉल ही होगा। In SN1 reaction, the alkyl halide that on hydrolysis produce racemic mixture, tertiary butyl bromide. यहाँ पर क्या है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पर ये है कायरल सेंटर, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये क्या देगा, रेसमिक मिक्सचर, मतलब रिटेंशन भी और इन्वर्सन भी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लोरोक्विनोन, इससे क्या होता है हमारा मलेरिया, C का 1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये थे आज के KCET के क्वेश्चन, ठीक है, 2026 के। तो क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो ठीक था, क्योंकि इसमें JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्सअप था। JEE के अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें तो इसमें ऑर्गेनिक इजी ही थी, ठीक है, और फिजिकल थोड़ी टाइम टेकिंग थी। तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपका इनऑर्गेनिक, और देन क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक। मैं ये ऑर्डर रखूँगा इसके डिफ़िकल्टी का, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन किए जा सकते थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन ठीक थे, कुछ प्रीवियस ईयर थे, क्वेश्चन का लेवल ठीक था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, और मैचिंग वगैरह कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे, मैचिंग के क्वेश्चन भी थे। जिस तरह से ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो KCET के लिए प्रीवियस ईयर JEE के क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।